स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर नंबर 13, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आज हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम चैप्टर के विषय में जान लेते हैं। नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। नए और अप्रत्याशित। अप्रत्याशित शब्द का क्या अर्थ है? अप्रति आशा इति। अप्रत्याशित अर्थात जिसकी आशा ना की गई हो। अर्थात जिसकी आशा ना की गई हो। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन क्या है? ऐसे विषय जिसकी आपने कभी आशा भी ना की हो, उस पर लेखन कार्य करना ही अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कहलाता है। अप्रत्याशित जिसकी हम कभी भी आशा नहीं करते, उस विषय पर अगर हमें लेखन लिखना पड़े तो उसे ही अप्रत्याशित विषय पर लेखन कहलाता है। पारंपरिक और अप्रत्याशित विषयों में क्या अंतर होता है? पारंपरिक विषय वो विषय होते हैं जो किसी मुद्दे, विचार, घटना आदि से जुड़े होते हैं और अधिकतर सामाजिक और राजनीतिक विषय होते हैं। इसमें आप अपनी व्यक्तिगत राय को उतनी तवज्जो न देकर सामूहिक विचार पर जोर देते हैं, जबकि अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में आपके अपने निजी विचार होते हैं। जो अप्रत्याशित विषय होते हैं उसमें हमें अपने निजी विचारों को लिखना होता है। अप्रत्याशित विषयों में लेखन का क्या लाभ होता है? पहला तो यह कि ये आपकी मौलिक रचना होती है। दूसरा, इसमें आप अपने विचारों को किसी तर्क विचार के माध्यम से पुष्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इससे आपके लेखन कौशल में अत्यधिक विकास होगा। और चौथा क्या होगा? इससे भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ बनेगी। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुघड़ ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। ऐसी चुनौतियों का सामना करके आप दृढ़ व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बनेंगे। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें जब भी कुछ लिखने को दिया जाता है तो हम या तो निबंध की पुस्तकें खंगालने लगते हैं या इंटरनेट में गूगल करने लगते हैं या फिर किसी अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा करने लगते हैं। परंतु अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से हमारी आत्म उन्नति के द्वार खुलते हैं, क्योंकि ऐसे विषय ना तो निबंध की किताबों में और ना तो इंटरनेट पर और ना ही अनुभवी व्यक्तियों के अनुभव से प्राप्त होते हैं। यह तो हमारी अपनी मानसिक उपज होती है जो आत्म अनुभव पर आधारित होती है। भाई, अप्रत्याशित विषयों का लेखन कोई निश्चित रूप नहीं लेता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने विचारों को अपने अनुभव, तर्क, सिद्धांत, समाज, स्थान, काल और पात्र के आधार पर शब्दांकित करते हैं तो वो कभी संस्मरण, कभी निबंध, कभी रेखाचित्र, कभी कहानी और कभी यात्रा वृत्तांत, कभी रिपोर्टाज आदि साहित्यिक विधा का रूप ले सकते हैं। वो किसी भी तरह का रूप ले सकते हैं। भाई, वो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जो होते हैं उसके विषय बड़े ही सिंपल होते हैं। ये विषय कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे दीवार घड़ी, बारिश में बिन छतरी, 3 घंटे का अकेलापन, दिव्य शक्तियाँ और मैं, फर्ज कीजिए आप तिलचट्टा, धारावाहिकों में स्त्री, समुंदर किनारे आप और आपकी यादें वगैरह वगैरह कई तरह के इसके विषय हो सकते हैं। अप्रत्याशित विषयों के लेखन के क्या नियम होने चाहिए? आप इसमें मैं शैली का प्रयोग कर सकते हैं।
भाई इसमें मैं शैली का प्रयोग कीजिए कि आपके ऊपर आपने अपने विचारों को प्रकट किया है। विविध कोणों से विषयों पर विचार करना चाहिए। विवरण और विवेचन सुसंबद्ध और सुसंगत हो। भाषाई शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और क्या हो सकती है इसकी कोई तकनीक, कैसे करें तैयारी। भाई इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भवानी प्रसाद मिश्र, हिंदी कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा बताया गया है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। भाई हम जिस तरह ही बोलते हैं उसी तरह हमने लिखना चाहिए, और इसके बाद भी इससे बड़ा तू दिख, और लिखने के बाद हम उससे भी बड़ा दिखते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि आपने पिछली फिल्म कब देखी थी, शायद हफ्ते भर पहले देखी हो या शायद महीने भर पहले। देखने के बाद फिल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी। भाई इसमें बताया है कि हमने जब आखिरी फिल्म देखी थी तो हमने उसके बारे में अपने दोस्तों से बातचीत जरूर की होगी। उन्हें बताया होगा कि फिल्म अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगने या ना लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी। अब सोचिए कि क्या उस फिल्म के बारे में मैं ख्यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं। भाई आपने एक फिल्म देखी है, उसके विषय में आप दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं और उसको अपने ख्यालों में उतार के आप लेख की शक्ल दे सकते हैं। अगर आपने फिल्म सिनेमा घर में देखी हो तो उस सिनेमा घर का पूरा माहौल आपके जहन में होगा। टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने वाली बत्ती है, और ठेल मठेल खाने पीने की चीज़ों में के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फिल्मों की चिंताकर्षक पोस्टर, सिनेमा घर की लंबी लॉबी की अपनी खास महक वगैरह वगैरह। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमा घर को शब्दों को सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं। भाई आपने जो जो सिनेमा घर में देखा आप उन्हें अपने शब्दों में, अब उनको पन्नों पर उकेर कर लेखन लिखना ही नए अप्रत्याशित लेख होता है। इन्हीं विषयों पर लेखन लिखना ही अप्रत्याशित लेखन होता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन कम समय में अपने विचारों को संकलित कर उन्हें सुंदर और सुहृद ढंग से अभिव्यक्त करने की चुनौती है। भाई अप्रत्याशित विषयों का लेखन, भाई आपको कोई भी विषय दे दिया गया है जो आपको नहीं पता, उसके ऊपर लेखन क्या होता है कि हमें समय कम होता है हमारे पास विचार करने के लिए। अपने विचारों को हमें सुंदर और सुहृद ढंग से अभिव्यक्त करना होता है। आपने आज सुबह का अखबार देखा होगा, पूरा ना भी देखा हो तो कम से कम खास खबरों पर एक नज़र दौड़ाई होगी। भाई इसमें बताया गया है कि आज सुबह हमने अखबार देखा होगा, हमने चाहे भले पूरा अखबार ना देखा हो, कम से कम खास खास खबरों पर, हेडलाइन पर नज़र तो दौड़ाई होगी। उन खबरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं। भाई यहाँ पर बताया है कि अखबार की खास खास खबरों को पढ़ते समय, मेन मेन बातों को पढ़ते हुए हमारे मन में, हमारे दिमाग में जो हमारे समय और समाज की तस्वीर बनती है उसे हम लेख में व्यक्त कर सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि लेख की शक्ल देना। भाई हमें कहने की ज़रूरत नहीं होती कि लेख को शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना, यह सब ज़्यादातर लोगों के लिए खासा मुश्किल काम है। भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है लोगों के लिए कि किसी लेख को शक्ल देना और शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना यानी पन्नों पर लिखना, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन विचारों को कह डालना हमारे लिए कतई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। भाई जिन विचारों को हम बोलकर कहना हमें कठिन नहीं लगता, लेकिन
लिख डालने का निमंत्रण मिल जाए, लेखन लिखने का निमंत्रण मिल जाए, तो यह एक चुनौती बन जाती है। ऐसा क्यों है? होने को तो इसके अनगिनत कारण होंगे। भाई ऐसा होने का तो कई कारण हो सकते हैं, पर एक कारण हमारे काम का है, और वो क्या है कि वह यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। नहीं, हम लोगों में से अधिकतर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप से कार्य नहीं करते। अभ्यास के हर मौके को हम रटत पर निर्भर होकर गवा बैठते हैं। भाई हम जब अभ्यास करने पर आते हैं, इस मौके पर हम रटने पर निर्भर होकर गवा देते हैं। रटत का मतलब होता है दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देने की कुटेव यानी बुरी लत। रटने का मतलब होता है हम किसी की सामग्री को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। इस कुटेव यानी बुरी लत का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रियाज का मौका ही कहाँ मिलता है। जाहिर है लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्त कौशल से नहीं है। भाई ये जाहिर है कि लेखन का आशय यहाँ पर हस्त कौशल से नहीं है। उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीज पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। भाई यहाँ पर लेखन का आशय सिर्फ अब किसी चीज के विचारों को व्याकरण शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप से यानी खोलकर अपने विचारों को रखने से है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, स्वयं विचार करने का साधन भी है। भाई जो भाषा है वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम तो है ही है, साथ ही स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिर परिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। भाई विचार करने की जो यह क्रिया है, प्रक्रिया है, निबंध के अंदर यह घटित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उन पर तैयार शुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है। भाई इसका मतलब यह है, क्या कारण है कि उस पर घटित नहीं होती? क्योंकि निबंध में तैयार सामग्री प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध हो जाती है। हम कुछ नया सोचने लिखने की जहमत उठाते ही नहीं हैं। भाई हमें किताबों से, अनुभवी व्यक्तियों से, इंटरनेट पर निबंध के ऊपर कई सामग्री मिल जाती है और उस पर हम सोचने, समझने और लिखने की जहमत उठाते ही नहीं हैं, बल्कि उस सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। भाई मौलिक प्रयास और अभ्यास को बाधित करने वाली यह निर्भरता, भाई जो हम औरों पर निर्भर हो जाते हैं और मटेरियल पर निर्भर हो जाते हैं, यह हमें अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। भाई जो निबंध के परंपरागत विषय हैं, जो रूटीन में चलते आ रहे विषय हैं, उनको छोड़कर नए विषयों को पकड़ो और उन पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा। भाई जो यह हम नया अभ्यास करेंगे, यही हमारे अधिकारों को पूरा पूरा उपयोग करने का सामर्थ्य देगा। ऐसा लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं, भाई इस तरह के लेखन लिखने के लिए आपको कोई भी विषय दिया जा सकता है। उनकी संख्या अपरिमित है। भाई उनकी संख्या कोई सीमित नहीं है, वो किसी अपरिमित है। आपके सामने की दीवार, भाई दीवार देखकर, दीवार घड़ी के ऊपर आप टंगी घड़ी, उस दीवार के बाहर की और खुलता झरोखा, कुछ भी उसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं जिनमें इनके मुकाबले खुलापन थोड़ा कम हो।
और फोकस अधिक स्पष्ट हो, जैसे टीवी, धारावाहिक में स्त्री, और बहुत जरूरी है शिक्षा इत्यादि। कोई भी विषय आपको दिया जा सकता है। यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए, जाहिर है वे बहुत अलग अलग प्रकृति के हैं। भी जितने भी विषय आपको सुझाव दिए गए हैं, वो सब अलग अलग प्रकृति के हैं। टीवी अलग प्रवृत्ति का है, धारावाहिक में स्त्री अलग प्रवृत्ति है, फोकस अलग है, दीवार घड़ी अलग है, दीवार अलग है। इसलिए आपसे इनकी मांग भी अलग अलग किस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, कोई आपसे यह मांग करता है कि जो कुछ आपने देखा सुना है या देख सुन रहे हैं, उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दे। कोई अपनी स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है। भाई इन विषयों में कोई तो विषय आपसे तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारता है, भाई आपको तर्क की विचार करना है उस पर। और कोई आपसे कोई विषय तो यह मांग करता है कि आपने जो भी देखा सुना है उसे आप पुनर्संकलित करके, यानी पुनः बारीकी से उसे व्यवस्थित ढंग से ढाल दे। और कोई स्मृतियों को खंगालने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नजरिए से जांचने परखने के लिए आपको उकसाता है। भी हर विषय लेखन आपको कोई ना कोई चीज करने के लिए उकसाता है। इन मांगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे वह कभी निबंध बन पड़ेगा। भाई वो कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण बन जाएगा, कभी रेखा चित्र का की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रा वृत्तांत की। इसलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे, लेख। भाई वो कुछ भी हो सकता है। आप जब भी उनके मांगों के जवाब में आप कुछ लिखेंगे, तो वो कभी तो आप निबंध में परिवर्तित हो जाएगा, कभी संस्मरण बनेगा, और कभी रेखा चित्र, और कभी यात्रा वृत्तांत भी बन जाएगा। तो हम सब उसकी शक्ल में उसको नाम देंगे एक लेख, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो तो क्या करना चाहिए। भाई अब हमारे सामने क्या सवाल खड़ा हो गया है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो, भाई हम उसमें कभी संस्मरण हो, कभी निबंध बनाना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना है। भाई हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोई लिखने का फॉर्मूला तो आज तक दुनिया में बना ही नहीं। अगर फॉर्मूला होता तो कंप्यूटर हमारे मुकाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। अगर कंप्यूटर है हमारे मुकाबले में बेहतर साबित हो जाता। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फार्मूले का वजूद ना होने की इसी सच्चाई से है। भाई जो लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध है ना, फॉर्मूले की वजूद पर निर्भर नहीं है, वो सच्चाई है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं। भाई यहाँ पर हम ऐसे सुझाव दे सकते हैं जो अचानक सामने आए विषय से मुखामुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं। भाई कुछ ऐसे सुझाव है जो आपको विषय के ऊपर लेख लिखने में आपकी मदद कर सकते हैं। अव्वल तो ये ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक कदम भी इधर उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। भी दो खंभों के बीच बंधी हुई रस्सी की तरह यह लेख नहीं होते कि हमने इधर उधर कदम रखा और हम गिर गए। वह तो खुले मैदान की तरह होता है, बेलगाम होते हैं, और जिसमें दौड़ने कूदने कुलाचे भरने की छूट होती है। वही लेख लिखने में हमें हर चीज की छूट होती है। हम अपने विचारों को कहीं तक भी ले जा सकते हैं और कुछ भी हम उसमें लिख सकते हैं। दरअसल दिए गए विषय में साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फोकस वाले विषय मिलने पर, मसलन
टीवी धारावाहिक में स्त्री, इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लेखन लिखते हुए विषयों को वे व्यक्त वस्तुनिष्ठ की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए बहुत खुलापन रखने वाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं, तो उनसे भिन्न किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जहन में कई तरीकों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। भाई इतना तय होता है, फिक्स होता है कि आदमी के दिमाग में कि किसी एक विषय में हम कई तरीकों से सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो तो सबसे पहले 2-3 मिनट ठहर कर यह तय कर ले कि उनमें से किस कोण से उभरने वाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। भाई इस तरह अगर आपके जहन में भी इस तरह विषय उभरने लगे, विचार उभरते हैं, तो आप थोड़ा ठहर कर उन विचारों के ऊपर विस्तार करें कि जिनसे और विचार निकल कर बाहर आ सकते हैं। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक सी शुरुआत पर विचार करें। हाँ, ये ख्याल रहे कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ साथ निर्वाह योग्य भी हो। ऐसा ना हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हो उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुश्किल ना हो। भाई आप शुरुआत इतनी अच्छी करें और इतने अच्छे ख्याल अपने विचार प्रस्तुत करें, और ऐसा ना हो कि आगे आपको जो प्रस्तुत करना हो उसको आप उनके साथ जोड़ने में मुश्किल हो। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा आपके जहन में होनी चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है, खास तौर से जब विषय पर विचार करने की जोहदिया बहुत सख्ती से तय न कर दी गई हो। उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ती है। इस सख्ती से तय कर दी गई हो कि बाहरी आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है। विवरण विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। जो विवरण विवेचन होता है वो भी सुसंबद्ध होने के साथ साथ एक उसकी संगत होना भी अच्छे लेखन की एक खासियत है। आपकी कही गई बातें ना सिर्फ आपस में जुड़ी हुई हो बल्कि उनमें तालमेल भी हो। अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक दूसरे का खंडन करती हो तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है। अगर आपकी बातें आपस में एक दूसरे का खंडन करती है तो यह लेखन का नहीं, अभिव्यक्ति का भी दोष है। सुसंबद्धता और सुसंगति की ओर बेहतर तरीके से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए मौसम की चर्चा करते करते आप एकाएक राजनीति पर बातें करने लगे, तो ऐसे करने का कोई ठोस आधार या कारण, मसलन समानता के आधार पर कोई व्यंग्य करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट ना हो, तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। भाई हम मौसम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एकदम हम अचानक से राजनीति की बात करने लग जाए तो ये आपस में संबंध नहीं रखती। ये दोनों बातें, वो किसी के बातों को संबद्धता का भाव दिखेगा और रेखांकित करना प्रकट नहीं होगा। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी खास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार खुशगवार बताएं, दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेगी। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह खुद ही झुटला दे तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा। इसलिए लेख चाहे वह संस्करणात्मक हो, रेखा चित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति
हर लेखक को सचेत होना चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है। फिर भी सचेत न रहकर पर संभव है ये गुण कहीं कहीं नदारद हो जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों प्रश्नोत्तरों में जहां मैं शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में मैं की आवाजाही बेरोक टोक चल सकती है। भाई लेखन लिखने में मैं शैली की बेरोक टोक यूज हो सकता है। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यंत्र वस्तुनिष्ठता में आग्रह से मैं शैली को भले ही ठीक ना माना जाता, यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। भाई वस्तुनिष्ठता के आधार की उससे देखे, आग्रह से देखे तो मैं शैली को ठीक नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर लेखन लिखने में मैं शैली उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। आइए अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। सबसे पहले 3 नमूने एक ही विषय दीवार घड़ी पर। यह बिल्कुल खुला हुआ विषय है। विषय प्रस्तावित करने वाला यहाँ किसी तरह की चौहदी की नहीं बात बांध रहा। वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके जहन में जो भी ख्याल उभर रहे हैं उन्हें सुसंगत तरीके से शब्दबंद करें। अगर वह दीवार घड़ी की उपयोगिता, दीवार घड़ी का इतिहास जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता है तो बात और थी, वहां ढीला ढाला ही सही एक बंधन होता। आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते, और यहाँ आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं करें। इन 3 नमूनों को देखकर यह बात आपके सामने साफ हो जाएगी। दीवार घड़ी, पहला उदाहरण देखिए। उसे देखते ही किसी फिल्म का एक खूबसूरत सा दृश्य याद आ जाता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक नायिका की मुलाकात होती है। हर तरफ भांति भांति की घड़ियां टंगी है। 12 बजने ही वाले हैं। जो ही नायक कुछ कहना चाहता है और वह कुछ बड़ा ही मानी खेज है, घड़ियों की सुइयां 12 पर है पहुंच जाती है और एक एक कर सारी घड़ियों से 12 बार घंटी बजने की आवाज उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीत में शोर गूंजता रहता है कि नायक आवाज उठने लगती है। अगले कुछ सेकंड तक ऐसा संगीत में शोर गूंजता रहता है कि नायक हल्का कर चुप रह जाता है, हकलाकर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक नायिका दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यह खूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टंगा है जिस तरह दीवार पर घड़ी टंगी होती है, कहीं आती जाती नहीं, हमेशा स्थिर फिर भी गतिशील। ये दीवार घड़ी पहला उदाहरण दिया गया है कि दीवार घड़ी को दिखाकर उसने देखकर खूबसूरत सा दृश्य उसको याद आता है किसी फिल्म का, कि घड़ियों की दुकान पर नायक नायिका उसको देखकर मुस्कुराते हैं, उनकी मुलाकात होती है तो क्या होता है, किस तरह 12 बजे संगीतमय हो जाता है सारा माहौल, कुछ सेकंड के लिए सारी ओर शोर गूंजता है। इस सारी चीजों को इसमें बताया गया है। ऐसी कई समृद्धियां दीवार घड़ी के साथ जुड़ी है। भाई इस तरह की कई समृद्धियां हमारी दीवार घड़ी के साथ जुड़ी होगी। मेरे घर में जब पहली बार दीवार घड़ी खरीद कर आई, वही अभी तक भी की आखिरी भी है, तो उसे टांगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही बेखास्ता हंसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोजर की मुद्रा में थे। हम कोई भवन शास्त्र से लेकर सौंदर्य शास्त्र तक विशेषज्ञ होने का दावा कर रहे थे। घड़ी यहाँ टंगनी चाहिए, नहीं वहां टंगनी चाहिए,
कील ऐसी ठोकी जानी चाहिए, नहीं वैसे ठोकी जानी चाहिए। घड़ी हाथ की पहुंच में होनी चाहिए, नहीं पहुंच से बाहर होनी चाहिए। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रही। अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम 6 जगह उसे टांगे जाने की कोशिशों में के निशान छूट चुके थे। अगली दीवार पर अगली दीवारी पर उन गड्ढों को भरे जाने तक दीवार घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चांद की तरह स्थापित रही। भाई अगली दिवाली आने तक उन गड्ढों को भरे जाने तक दीवार घड़ी जैसे वे गड्ढे तारों की तरह चमक रहे हो उनके बीच में चमकती रही। चांद तो अब भी है पर तारे नहीं रहे। भाई घड़ी तो अब भी है पर वे तारे नहीं रहे, जो तकरीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाए जाते हैं। भाई इस तरह के तारे तो सभी मध्यवर्गीय घरों में पाए जाते हैं, दीवारों में छेक सभी में पाए जाते हैं। मेरी ही तरह उन घरों में बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ ना कुछ यादें बसी होगी। भाई मेरी ही तरह उन घरों में भी लोगों के मन में यादें बसी होगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने की टकटकी लगाए रखता है, वे स्मृतियों के रूप में हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है। भाई हमारे अंदर स्मृतियों को इस तरह स्थिर कर देता है कि कोई भी नजारा आने पर वो स्मृतियां निकलकर बाहर आ जाती हैं। दीवार घड़ी दो, इसका एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए दीवार घड़ी का। वह मेरे ठीक सामने है। भाई दीवार घड़ी जो है वो मेरे सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई। कील दिखती नहीं, इसका मतलब यह है कि कील पर उसके टंगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्क संगत अनुमान को भी प्रमाण की ही श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिल्कुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टंगी है। वह अपनी जगह बिल्कुल स्थिर है, पता नहीं कब से लेकिन चल रही है। उसके कांटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्र या वृत्त की ना कोई शुरुआत होती है और ना ही उसका कोई अंत होता है। इस तरह इन कांटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठा कर मानो यही बताते रहने का जिम्मा सौंप दिया गया है। भाई घड़ी को दीवार पर बिठाकर हमने यह जिम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, खत्म होने के लिए नहीं। विरोधाभास सा लगता है, ना किसी के झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है और ना पानी कम होता है, ना मर्तबान खाली होता है। गौर करे तो यह विरोधाभास नहीं है, समय अनंत है। हम सबका अपने अपना समय अनंत हो नहीं। भाई हम लोगों का समय अनंत नहीं है, लेकिन घड़ी का समय अनंत है। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो लकीरें हैं वे समय के कृत्रिम खंड की ही नहीं, वे हमें बताती है कि हर इंसान का, हर चीज का, हर काम का अपने समय होता है। वह शुरू भी होता है और खत्म भी। याद आता है कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा सा बहुचर्चित जुमला, जो आपका समय शुरू होता है अब। भाई समय का अपना ही महत्व होता है, वो हर एक के लिए अलग अलग जुमला लेके आता है। करोड़पति का, कौन बनेगा करोड़पति का छोटा सा जुमला है, तो अब आपका समय शुरू होता है अब। दीवार घड़ी तीन, तीसरा एग्जाम्पल इसका दिया गया है कि वह मेरे ठीक सामने है। भाई घड़ी हमारे सामने है, एक साफ सुथरी दीवार पर कील के सहारे टंगी हुई है, बिल्कुल स्थिर है आपकी जगह पर। भाई अपनी जगह पर वो कील के सहारे टंगी हुई है, पता नहीं कब से लगातार चल रही है। हिंदी में टिक 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 और अंग्रेजी में टिक टॉक। उसे अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषा भाषी अपनी पद चाप को अपने अपने तरीके से सुनते हैं। भी हिंदी वाले टिक टिक की ध्वनि सुनते हैं और अंग्रेजी जानने वाले टिकटॉक की ध्वनि सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती,
पर अंग्रेजी समाज के लिए वह बाऊ बाऊ करता है और हिंदी समाज के लिए भोबो, टिक टिक या टिकटॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने की दीवार पर खूबसूरत सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी कुछ नहीं है, ना कोई पेंटिंग ना कोई कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ उपयोगितावादी नहीं लगता, वह खूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है। उसकी अनथक चलती सुइयां दीवारों की स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंदन भरती है। दीवारों की खामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सजा निभा रहा हो, पर उसकी आंखें लगातार बोल रही है। हाँ, वह बोल रही है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, बल्कि एक ऐसी जबान में जिसे हम धरती पर रहने वाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज़्यादा नहीं, उसके पास कहने के लिए सिर्फ तो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी की सुइयां मेरी कलम के आकार से ज़्यादा बड़ी ना हो, बस उस एक चीज अखरती है, लगाने वाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो तो खिड़की की तरफ पीठ करनी पड़ती है। काश ऐसा ना होता। इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति आधारित है। दीवार घड़ी की देखकर जो यादें मन में उभर आई, उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है। तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियां पाठक को दिलचस्प जान पड़े। साथ ही यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जाने वाले सत्य की ओर इशारा करने लगे। दूसरा नमूना दार्शनिक मिजाज का है। यहाँ लेखक दीवार घड़ी को देखता है और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है जो उस घड़ी के साथ एक क्षण तंतु से जुड़े हैं। तीसरे नमूने मुख्यतः अवलोकन आधारित है। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी खूबसूरत गति, आवाज, टंगे होने की अंदाज, ये सारी चीजें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती है। टिप्पणी की में स्थिति का बयान करने के साथ साथ वह अपनी राय भी जाहिर करता है और इनके द्वारा अपने लेखन का सपाट विवरण बनने से बचाता है। कहीं एक दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है। तरीके और भी हो सकते हैं, मसलन भाई यहाँ पर तरीके और भी हो सकते हैं। किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न, जातिवाद का जहर पर लिखना हो, आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। किसी खास जगह के दृश्य, मेरे मोहल्ले का चौराहा को उकेरना हो यानी उसके विषय में लिखना हो, तो आप कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल कैमरे की तरह अनेक ब्योरों को समेट सकते हैं। भाई मेरे मोहल्ले के चौराहे के विषय अपने स्मृति चिन्हों में अपने चल कैमरे की तरह उसे ब्योरा समेट सकते हैं। किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो तो उसके गुणावगुण पर तर्क पूर्वक विचार कर सकते हैं। ये तरीके पिछले तीन नमूनों के लिए अपनाए गए तरीकों से जुदा है। कहने का मतलब है यह है कि आप अपनी सुविधा और विषय की मांग के अनुसार अपने तरीके का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है जातिवाद का जहर, तो जाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएंगे। यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की मांग करता है। तो इस विषय के साथ आपका बर्ताव शायद कुछ तरह हो। भाई इस तरह हमारा इस विषय के ऊपर बर्ताव हो सकता है। जहर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है। भाई जो जहर होता है वो आदमी को
मृत्यु तक ले जाता है। अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा ना कर पाए, तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल पुथल मचाकर उसे अशक्त और बीमार तो बना ही देता है। भाई जहर इतना शक्तिशाली होता है कि वो अगर उसे मृत्यु की तरफ नहीं ले जाता तो उसके शरीर में उथल पुथल मचा देता है। मानव समाज में जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसा ही जहर ने काम किया है। भाई मानव समाज में जो जातिवाद है उस जहर ने ऐसा ही काम कर रखा है, लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा रखी है। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए थे, उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि कल को यह विचार जन्मना जाति व्यथा को परिणत हो जाएगा। इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाया करेगी। उन्हें इस बात का शायद अंदाजा हो रहा होगा कि जो बीज बो रहे हैं उससे ऐसा विश्व वृक्ष ही निकलेगा जो आगे हजारों सालों तक गैर बराबरी और शोषण उत्पीड़न के आधार पर बनकर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। आज हम बड़े बड़े औद्योगिक संयंत्रों, तीव्र गति वाले परिवहन साधनों, स्वचालित उपकरणों, कंप्यूटरों और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं। फिर भी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को शूद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी कायम है। आए दिन अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि फला गांव में या कस्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार डाला गया कि उन्होंने अलग अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। ऐसी खबरों का दुर्व्यवहार होने में भी ज्यादा अंतराल नहीं आता। किसी गांव में एक जाति विशेष के टोले पर किसी जाति के लोगों ने हमला किया, महिलाओं बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यह कहना गलत ना होगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है, जो गाहे बगाहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में कितनी ही जिंदगियों को उजाड़ देता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसी मानव विरोधी परिपाटियों के वजूद को मिटा डालता है, पर हमारे यहाँ मंजर ही उल्टा है। हमारे लोकतांत्रिक चुनावों में जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है। अलग अलग जातियां राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि यह लोकतंत्र जातिवादी की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा। राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलाबंदियां होती हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे गली मोहल्ले, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादि भी इस तरह की गोलाबंदियों से मुक्त नहीं होंगे। जिस तरह शरीर में प्रवेश करने वाले जहर धमनियों को दौड़ते खून की मदद से अंग प्रत्यंगों तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही जातिवाद का जहर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविषा यानी जीने की मुद्रा अद्भुत है। वह इस जहर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है तो वह भी तंदुरुस्त रहकर, भाई उसे इस समाज में रहना है तो तंदुरुस्त बनकर ही रहना है, जहर खाकर नहीं रहना, घिसट घिसट कर नहीं जीना। जातिवाद से फायदा उठाने वाले लोग मुट्ठी भर है, उसका नुकसान झेलने वाले बहुसंख्य है। इस बात को समझने के संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल को चीर कर यह बात साफ साफ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विष का सही उपचार शुरू हो जाएगा। भाई इस जहर का तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन को सरल बनाने के लिए हमने इस चैप्टर में जो जो चीज़ों को सीखा कि किसी भी विषय पर लिखने से पूर्व अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को
कुछ देर रुककर एक रूपरेखा प्रदान करें। उसके बाद शानदार तरीके से अपने विषय की शुरुआत करें। उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, यह भी दिमाग में पहले से होना आवश्यक है। जिस विषय पर उस लिखा जा रहा है, उस विषय से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी का होना भी बहुत आवश्यक है। सुसंबद्धता किसी भी लेखन का बुनियादी तत्व होता है। किसी भी विषय पर लिखते हुए दो बातों का आपस में जुड़े होने के साथ साथ उनमें तालमेल होना भी आवश्यक है। आत्मपरक में लेखन में मैं शैली का प्रयोग किया जा सकता है। वही मैं शैली का प्रयोग से जबकि निबंध और अन्य लेखन में मैं शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है। तो इस प्रकार एक लेखन के विषय में इस चैप्टर में हमें बताया कि किस तरह हमने इन बातों को ध्यान में रखकर हम एक लेखन को अच्छी तरह लिख सकते हैं, एक अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन संपूर्ण किया। आगे हम इसकी पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित प्रश्नों को करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और समझें, ताकि हमें क्वेश्चन आंसर करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक धन्यवाद।